Headlines presented by Shri Guru Ram Raj University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. नई दिल्ली में कृषि संकल्प अभियान को लेकर हुई बैठक। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक देश एक कृषि की भावना पर किया गया विचार। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय का नया कदम, बीट पुलिसिंग को हाईटेक बनाने के लिए उठाया बड़ा कदम। नियुक्त आरक्षियों को बांटे गए 26 मोबाइल। केदारनाथ यात्रा स्थगित, बारिश के कारण मलबा गिरने से यात्रा स्थगित। रुद्रप्रयाग पुलिस ने श्रद्धालुओं को सुरक्षा की दी सलाह। प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला तेज। मौसम विभाग ने 25 से 27 जून तक जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और हल्द्वानी में भारी बारिश के बीच नहर में गिरी कार। डिलीवरी के बाद मां बच्चे को लेकर जा रहे थे घर। नवजात बच्चे सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय का बड़ा कदम। जो खबर आपको पहुंचा रहा है, बीट पुलिसिंग को हाईटेक बनाने के लिए उठाया बड़ा कदम। उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश, ई बीट को करे जल्द पूरा। निर्देश दिए हैं एसएसपी ने। बीट में नियुक्त आरक्षियों को 26 मोबाइल के वितरित। ई बीट बुक के माध्यम से एक क्लिक पर खुलेगी बीट क्षेत्र की सभी जानकारी। गुंडा तत्वों और असामाजिक तत्वों पर ई बीट बुक से होगी कड़ी निगरानी। हिस्ट्री शीटरों की निगरानी और बीट से संबंधित समस्त शिकायतों का निस्तारण करने में होगी आसानी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अनुभव साझा करने और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में वर्चुअली प्रतिभाग किया। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक देश एक कृषि एक टीम की भावना से आगे बढ़ते हुए इन सुझावों और अनुभवों पर आधारित कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लैब टू लैंड के विजन को साकार करने के लिए संचालित इस अभियान से वैज्ञानिकों ने गांव-गांव पहुंचकर किसान भाई बहनों से संवाद किया, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। उत्तराखंड में वैज्ञानिकों ने 3823 गांवों में 1710 विजिट्स कर 1,44,000 लोगों को अभियान का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि अभियान के द्वारा न केवल किसान भाइयों को वैज्ञानिक सलाह और नवाचारों की जानकारी दी गई, बल्कि किसानों द्वारा क्षेत्रीय चुनौतियों और स्थानीय संभावनाओं के अवसर उनको अवगत भी कराया गया है। क्योंकि आप इस यात्रा के दौरान आप उत्तराखंड में एक गांव में आए थे और उसके माध्यम से इतना प्रचार प्रसार हुआ कि जो हमारा यात्रा का ध्येय था, जिस मकसद के साथ हमने यात्रा शुरू की थी, किसानों का एक बहुत बड़े वर्ग ने इसमें प्रतिभाग किया। हमने 1694 स्थानों पर इसका आयोजन किया, जिसमें हमारी जितनी समस्त 669 न्याय पंचायत हैं वो शामिल थी और लगभग 1,43,903 किसानों ने इसमें प्रतिभाग किया। 3511 हमारे जनप्रतिनिधि इसमें थे और मैं खुद 7 से अधिक ब्लॉकों में मैं खुद गया और जो इस अभियान के प्रति उत्साह किसानों का दिखाई दिया, वो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में और विशेषकर हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड एक नया आयाम स्थापित करने वाला है। क्योंकि हमारे प्रदेश की 50% जो भूमि वो पहाड़ी क्षेत्र में और 50% तराई के क्षेत्र में, और जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र में है वहां पर चाहे हमारा सेब हो, खुमानी हो, आलू बुखारा हो, नाशपाती हो, कीवी हो, इसका उत्पाद लगातार बढ़ रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी हमें कश्मीर व हिमाचल के बाद
तीसरे स्थान पर हैं। और जो हाई डेंसिटी का एप्पल हम लगा रहे हैं, पहले जो है सेब जो है 5 साल में फल देता था, आज 1.5 साल में फल। तो वहीं हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा, एक खबर सामने आई है जहां पर हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा हुआ है। भारी बरसात के बीच नहर में गिरी कार, नवजात बच्चे सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। 3 दिन पहले जन्मा था बच्चा। हल्द्वानी मंडी समिति के गेट के सामने केनाल नहर के पास की घटना। कार में 7 लोग थे सवार। कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से लोगों को निकाला बाहर। घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में कराया भर्ती। डिलीवरी के बाद मां बच्चे को लेकर जा रहे थे घर। किच्छा के रहने वाले थे कार सवार। घटना पर सीएम धामी ने जताया दुख, ईश्वर से की घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना। क्रेन से पुलिया के नीचे फंसी गाड़ी को निकाला बाहर। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण मलबा और पत्थर गिरने से यातायात रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि जंगल चट्टी के पास गधेरे में मलबा और पत्थर गिरने से केदारनाथ धाम जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल मार्ग पर यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मलबा और पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे जहां है वहां सुरक्षित रहे और आसपास के नजदीकी स्थलों और होटल आदि में ठहरे। यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई टीमें तैनात की हैं। हेलीकॉप्टर सेवा पर भी रोक लगा दी गई है और जल्द ही हालात सुधरने पर ही इसे बहाल किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की जानकारी लेते रहे और उसी अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। स्टाइल के नाम पर काली फिल्म लगाने वालों की अब खैर नहीं है। नैनीताल पुलिस ने काली फिल्म और रेट्रो साइलेंसर का शौक पालने वाले वाहन चालकों को सबक सिखाया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने निर्देश पर जनपद भर में नैनीताल पुलिस एक्शन मोड में है। सड़क हादसों और अपराधों पर ब्रेक लगाने को सघन वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इस दौरान नैनीताल पुलिस ने 236 वाहन चालकों के चालान कर 17 वाहन को सीज किया। साथ ही 10 लाइसेंस को रद्द कर जुर्माना भी वसूला गया। बवाली और गढ़जिया रामनगर में भी 5 गाड़ियों से काली फिल्म हटवाकर चालान किया गया है। नैनीताल पुलिस ने जनता से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें। स्टाइल नहीं, सेफ्टी जरूरी है। काली फिल्म लगाना कानूनन जुर्म है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। एक बार फिर से जो है मौसम करवट लेता दिखाई दे रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला तेज। मौसम विभाग ने 25 से 27 जून तक जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में हुई भारी बारिश। उत्तरकाशी, चमोली, उधमसिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश। अन्य सभी जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली चमकने का अलर्ट। अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ने का लगाया अनुमान। आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर। मौसम विभाग ने की पर्वतीय क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील। पहाड़ों में बरते विशेष सावधानी। बारिश के दौरान गाद गदेरों के आसपास ना हो खड़े। मौसम विभाग की चारधाम यात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं के लिए चेतावनी। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही करें चारधाम यात्रा। 28 और 29 जून से बारिश की रफ्तार होगी धीमी। तारीख में जो है ज्यादातर जगहों में बारिश होगी प्रदेश में। और इसके साथ साथ अगर हैवी से वेरी हैवी रेंज की बात करें तो उसमें देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और ये डिस्ट्रिक्ट को रखा गया। और हैवी रेंज में देखेंगे तो जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट से करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्ट हो रहे, केवल उत्तरकाशी और अल्मोड़ा को हमने छोड़ा है। बाकी जगह हैवी रेंज और डिस्ट्रिक्ट में भी वो मिले नहीं। तो अगर कल देखें 25 को तो एक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। और 26 को जब जाएंगे तो 26 में भी करीब करीब इसी तरह है। जो आपका बागेश्वर है, नैनीताल है, उसमें हैवी वेरी हैवी की संभावना है। और हैवी रेंज से उसके अलावा रुद्रप्रयाग है या अंदर के हमारा चमोली है और इसी तरह पिथौरागढ़ है, चंपावत है। तो और डिस्ट्रिक्ट में भी वो रखी गई है। तो अब मैं कहूं कि जो अभी 25 और 26 में तो एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा वो रहने वाली है।
27 को जब जा रहे हैं थोड़ी बहुत कमी तो आ रही है, लेकिन फिर भी जो हैवी रेन्स है वो मिलेंगी जो है, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट से या एक आध जो कुमाऊं हिल्स में और भी अगर बात करें नैनीताल वगैरह में तो वो रहेंगी जो है। तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि एक्टिविटी अब 2 से 3 दिन जो है अच्छी है प्रदेश में। तो जो आवागमन कर रहे हैं लोग या चारधाम के लिए जो यात्री जा रहे हैं, तो उनको यही चाहिए कि जो रास्ते हैं उनको थोड़ा पता करते हुए आगे बढ़े, जिससे कि दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जब कहीं ज्यादा एक्टिविटी है तो थोड़ा इंतजार करें सेफ जगह पे, जब एक्टिविटी कम हो जाती तो आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह गाड़गदरों के आसपास खड़ा नहीं होना चाहिए, वहां पर भी जल स्तर बढ़ेगा, अब जो है बढ़ रहे हैं, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। बाकी ठीक है कि जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि रास्ते कुछ बहुत ज्यादा बंद हुए हों, ऐसा नहीं है, परंतु यही कि चौकस होके, प्लस दूसरा चीज है कि थोड़ा आप समय लेके आएंगे कि हो सकता है कि रास्ते बंद होने की जगह से आपको कहीं एक दिन जो है ओवर स्टे भी करना पड़े। तो अगर इस तरह की तैयारी से आएंगे आप, तो मुझे लगता है फिर दिक्कत वाली बात। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एक बार फिर से प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ लिया है और अभी आगे आगामी दिनों में भी ये जताया जा रहा है कि मौसम ऐसे ही रहने वाला है, चाहे बात पहाड़ों की करें चाहे मैदानी इलाकों की, बारिश का असर देखने को मिल रहा है। हाँ संदीप, कहीं ना कहीं मौसम ने दस्तक दे दी है। हम कहें उत्तराखंड में अन्य जगहों पर भी कहीं लगातार बारिशें हो रही हैं, और उत्तराखंड की बात करें तो आज से लगभग 2-3 दिन मौसम कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश बताई गई है। और हम देख भी रहे हैं लगातार, चाहे कुमायूं रेंज हो चाहे गढ़वाल की रेंज हो, लगातार बारिश हो रही है। और बारिश में यही बताया जा रहा है कि आप जब पहाड़ों में यात्रा करें तो देखभाल करें, ज्यादा बारिश हो, और क्योंकि रास्ते कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश होती है, रास्तों में कहीं ना कहीं कुछ खराबी आती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो ऐसी जगह रात को सफर न करें और देखभाल के सफर करें, तो ताकि आप लोग सुरक्षित रहे, आपकी यात्रा भी सुरक्षित रहे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो कुल मिला के भी देख भी रहे, कई जगह आज हल्द्वानी में भी कल देर रात की बात है, वहां पर हो गया। अभी जब गिरना में पिछले घटना हुई थी, केदारनाथ पर रूट खराब हो गया। तो अलग अलग जगह ये मौसम जो है कहीं ना कहीं अब परेशानियां पैदा कर रहा है। और वही मौसम विभाग का कहना है कि अब जहां भी आप सफर करें देखभाल करें, कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना पड़े। और जहाँ नदियां हैं, देल जड़ा और पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल कमल, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जहां बारिश के चलते गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन परेशानियां भी कई तरह की बढ़ा के रख दी हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने किस तरह का अलर्ट किस क्षेत्र के लिए जारी किया है? अगर हम कहें तो सबसे बड़ी बात है उत्तरकाशी, चमोली, उधमसिंह, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में फिलहाल बताया गया है। वहीं देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में ज्यादा बारिश बताई गई। तो कुल मिला के कहें लगभग सभी जगह बारिश बताई गई। कहीं जिलों में ज्यादा है, कहीं जिलों में हल्की है, पर यह है कि बारिश होती रहेगी। तो वही उन्होंने कहा है कि मानसून सीजन आ गया है, कहते हैं ना, बारिश नहीं होती तो परेशानी होती है तो परेशानी होती है, पर सावधानी सबसे बड़ी चीज है। अगर आप सावधानी से आप चलेंगे, ध्यान रखेंगे, यात्रा करेंगे, तो आपको परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन लगाम के तहत लगातार बेलगाम होकर अराजकता फैलाने और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस टीम द्वारा लगाम लगाई जा रही है। इसी क्रम में एसएचओ कोतवाली पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी मंडाक द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान 2 बुलेट चालकों को रेट्रो साइलेंसर लगाकर पटाखों जैसी तेज आवाज निकालते हुए पकड़ा गया है। पटाखों जैसे आवाज से लोगों को परेशान करने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों के चालान कर उन्हें सीज किया गया। इस प्रकार की लापरवाही से न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि आमजन की शांति भी भंग होती है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही चौकी प्रभारी चंडाक द्वारा लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और अनावश्यक आवाज करने वाले साइलेंसर लगाने से बचने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के तत्वाधान में आज भिलंगना ब्लॉक के घनसाली ब्लॉक सभागार में 1 दिवसीय आपदा प्रबंधन, खोज बचाव, जन जागरूकता और प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एसडीआरएफ ने पीआरडी ग्राम प्रहरियों और आपदा मित्रों को 1 दिवसीय खोज बचाव और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा के दौरान गांव में तैनात ग्राम प्रहरियों और आपदा मित्रों को तत्काल लोगों को राहत देने की ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण में कुल 112 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें
प्राथमिक उपचार, सीआरपी, आपातकालीन नंबरों और खोज बचाव में उपयोग होने वाले बेसिक उपकरणों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल ने इस आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों के योगदान की सराहना की। अंसारी तहसील ब्लॉक में किया जा रहा है, जिसमें कि पीआरडी के जवान और ग्राम प्रहरी आपदा मित्रों को प्रशिक्षण एक दिवसीय दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत जो है तहसील परिसर में उपकरणों की जांच और उनको सूचीबद्ध किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का जो मूल उद्देश्य रखा गया है कि जो ये हमारे ग्रास लेवल पे ग्राउंड स्तर पर ये जो कार्मिक होते हैं, स्वयंसेवी वॉलंटियर होते हैं, ये सही सूचना हमें सही वक्त में पहुंचा सके तकनीकी रूप से, जिसका लिए इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है। प्रशिक्षण के दौरान जो है एसडीआरएफ के जवानों का भी सहयोग रहा है, जिसमें कि उनके द्वारा फर्स्ट एड और आपदा संबंधी जानकारी ग्राम प्रहरियों को और पीआरडी जवानों को और जो प्रशिक्षण दिया गया आपदा से संबंधित, जिसमें हमने इनको सिखाया इम्प्रोवाइज करके स्ट्रेचर कैसे बनाया जाता है और फर्स्ट एड कैसे दिया, फ्लू लगती है तो उसको कैसे स्टेबल करना है, और सीपीआर के बारे में और एफबीओ के बारे में उनको बेसिक जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य था कि जो हमारे ग्राम सभा के लोग, जो हमारे पीआईडी जवान, जो हमारे होमगार्ड लोग हैं, उन्हें एक क्विकली जो रिस्पॉन्स होता है, जो हमारे गांव में, क्षेत्रों में, ऐसी ऐसी जगहों में जो आपदाएं आती हैं, जिन आपदाओं का इंफॉर्मेशन और न्यूज हमारे आपदा कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए उन गांव वालों को इस चीज का नॉलेज और रेस्क्यू करने का नॉलेज और जो फर्स्ट रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं, वो समय पर फर्स्ट रिस्पॉन्स देकर उन लोगों को आपदा प्राथमिक उपचार दे सकें, इस चीज के उद्देश्य के लिए आज हमारा ये कार्यक्रम चलाया गया। और उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हल्द्वानी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हल्द्वानी में भव्य स्वागत। उपराष्ट्रपति का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया स्वागत और अभिनंदन। नैनीताल स्थित राजभवन में करेंगे रात्रि विश्राम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। हरिद्वार के ज्वालापुर में नशे के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग विभाग और पुलिस की टीम ने ज्वालापुर में मेडिकल स्टोर संचालक के घर में छापेमारी कर 4000 से ज्यादा नशीली टैबलेट्स और 50 खांसी की सिरप की बोतल बरामद की है। टीम ने मौके पर एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि आमिर सुहेल और जुबैर शेख नाम के आरोपी ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में नशे का काला कारोबार चलाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मौके से आमिर को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं स्टोर संचालक जुबैर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही है। तो वहीं ऋषिकेश में अभी भी अवैध निर्माण का सिलसिला लगातार जारी है। एक खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में अभी भी मानचित्र के विपरीत सैकड़ों अवैध निर्माण। ऋषिकेश में क्या अवैध निर्माणों पर लगा विराम? सभी अवैध निर्माणों पर क्या हो गई कार्रवाई के बाद क्या सभी अवैध निर्माणकर्ताओं ने कराया अपना कंपाउंड? देहरादून से आने वाली टीमों की कार्रवाई क्यों हुई धीमी? कार्रवाई धीमी होने पर किसका दबाव? एमडीडीए की कार्रवाई से क्या सुधरे अवैध निर्माणकर्ता? जांच करने पर पता चला अभी भी मानचित्र के विरुद्ध हो रहे हैं निर्माण। सीलिंग के समय 3 अवैध निर्माणकर्ताओं ने उप सचिव को दिया था शपथ पत्र। क्या दीपक चुग, तुलसी देवी और पंकज पाहवा ने करा लिया है अपना कंपाउंड? आस्था पथ, गंगानगर और भरत विहार सहित कई जगहों पर अभी भी बहुसंख्यक अवैध निर्माण। लक्ष्मणझूला रोड पेट्रोल पंप के पास क्या इतनी ऊंचाइयों के एमडीडीए ने नक्शे किए हैं पास? एमडीडीए वीसी वंशीधर सचिव बर्निया और उप सचिव योगेश मेहरा का कहना, अवैध निर्माणों पर कार्रवाइयां लगातार रहेगी जारी। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, अभी भी लगातार हम देख रहे हैं कि ऋषिकेश में
जो नक्शे हैं उनके बिना जो है अवैध निर्माण लगातार जारी है। हालांकि जो अधिकारी है वो लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके इन अवैध निर्माणकर्ताओं के दिल में खौफ क्यों नहीं बैठ रहा? बिल्कुल कहे तो संदीप, सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों लगभग हम 2 महीने पुराने पीछे जाएं तो लगातार यहाँ पर अवैध निर्माणों की शिकायतें मिली हुई। लगातार जो वीसी हैं और सचिव हैं, उप सचिव हैं, लगातार शिकायतें जा रही थी और अभियान के रूप में एक ऋषिकेश को लिया गया। 5 सेक्टर बनाए गए, 5 टीमें बनाई गई सेक्टर के लिए और यही प्रयास किया गया कि जहां तक टीमें सारी एक सेक्टर में पहुंचे और वहां पर अवैध निर्माण जहां भी निर्माण चल रहे हैं उनका मानचित्र चेक करें, जो विभाग से होता है उसकी सारी चीजें चेक करें और उसके बाद जो उचित कार्रवाई होती है वो करें। और हम कहें तो इसके लिए मंगलवार का दिन रखा गया था और लगातार हम देख रहे थे पिछले 2-3 मंगलवारों से लगातार टीमें आ रही थी, लेकिन अब पता नहीं किसका दबाव हुआ, क्या चीज हुई और वो जो कार्रवाई थी वो थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है। क्योंकि हर मंगलवार को तय हुआ था कि टीमें यहाँ पर आएंगी, निर्माण अवैध निर्माण देखेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो गति धीमी दिखाई दे रही है। यही हमारा प्रश्न है कि क्या जो शुरू में जोश था किस कारण कम हुआ, किसका दबाव था और क्या जो अवैध निर्माण थे वो सारे यहाँ पर चेक करा लिए गए, सारे समाप्त हो गए हैं और साथ ही या उनका जो कंपाउंडिंग था अवैध निर्माणों का वो लोगों ने करा लिया है। तो कहीं ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज पे खड़े हो रहे हैं। कहीं मंजिलें हाइट पे जा रही हैं, कहीं लगातार हम देख रहे हैं कि 3 मंजिल यहाँ पर होता है और 5 मंजिल बनाई जाती है। आवासीय नक्शे यहाँ पर घर बनाने नक्शे पास हो रहे हैं और फ्लैट बनाए जा रहे हैं, लगातार फ्लैट बन रहे हैं। तो मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं आ रहा है एमडीडी का कि क्या है। तो यही चीजें लगातार जब बंशीधर ने कहा था कि नहीं कार्रवाइयां होंगी और लगातार टीमें यहाँ से जाएंगी, किसी प्रकार का दबाव नहीं किया जाएगा। पहले कहीं राजनीतिक दबाव आते थे, कार्रवाइयां नहीं हो पाती थी। अब यही देखना है कि किसका ऐसे दबाव है। अब तो विभाग भी जो है राज्य मुख्यमंत्री है जिनके सख्त साफ निर्देश हैं कि किसी भी सूरत में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए और कोई सिफारिश स्वीकार नहीं किया जाए। जो नियम कानून है उसके अनुसार एमडीडी काम करे। तो शुरू में जरूर दिखाई दिया था 1-2 हफ्ते की कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जोश जरूर दिखाई दिया है और बिल्कुल कड़ाई से पालन होगा, लेकिन अब पीछे हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस चीज में ढिलाई बरती जा रही है। क्या कारण है यही हमने सोचना है। और हम ये भी देख रहे हैं कहीं एमडीडी की टीमें सो गई हैं, कहीं अपने नियम कानूनों को लेकर भूल गई हैं। तो वो भी हमारे जगाने का काम है कि आप कहाँ सो गए हैं, कहाँ भूल गए हैं। जो आपने नियम कानून बनाए हैं, जो एक बहुत बड़ी किताब आपने तैयार कर से पास करते हैं, कंपाउंड करते हैं, क्या वो अब पूरी पढ़ ली है और क्या उसके खिलाफ कार्रवाइयां हो गई है। तो यह सब चीजें अब संदेह के घेरे में है। यही हमारा मकसद है कि इस विभाग को समय समय पर हम जगाने काम करते हैं कि आपने सारे नियमानुसार काम कर लिया है। लेकिन कमल, लगातार सवाल तो ये भी बना हुआ है कि इन सब मामलों में और जो सवाल लगातार उठ रहे हैं उनकी जवाबदेही किसके, उनके जवाब देगा कौन? कि आखिर टीम आती है तो उसकी जो कार्रवाई की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है। आखिर क्यों अभी भी लगातार अवैध निर्माण जारी है? इस तरह के जो तमाम सवाल हैं उसका जवाबदेह कौन बनता है? मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही बात है संदीप। यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार लोगों की शिकायतें जाती हैं, मौखिक रूप में नहीं लिखित रूप में भी शिकायतें जाती हैं। वहां भी लगातार शिकायतें लोग देते हैं। लगातार गली मोहल्लों में लोग अब फ्लैट्स बना रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि भैया यहाँ फ्लैट बना के चले जाएंगे, लेकिन बाहर के लोग यहाँ जब आएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी आ जाते हैं जहाँ कुछ सिरदर्दी बन जाती है, आपस में तालमेल नहीं बनता। तो हम जगह जगह देख रहे हैं कि अब लोग भी विरोध करने लगे हैं कि आप गली मोहल्लों में फ्लैट्स कम बनाएं, क्योंकि उसके फ्लैट बनने से कहीं ना कहीं जब बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं तो एक वातावरण जो यहाँ का बड़ा तीर्थ नगरी का बड़ा शांत वातावरण है वो कहीं ना कहीं खराब होता है। तो इस चीज को लेकर लगातार बातें चलती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कौन क्या मार्गदर्शक बनना कितना उचित है, कितना नियमों का पालन करना है या नहीं करना है, कहाँ ऐसी कमियां हैं। क्योंकि हम देखते हैं शिकायतकर्ता लगातार, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे वो लिखित रूप से विभाग के पास हो, चाहे उप सचिव के पास हो, चाहे वो हर तरह की शिकायतें लगातार चलती हैं। और मैं देखता हूँ अधिकारी भी उन शिकायतकर्ताओं को बड़ा आदर-मान करते हैं कि आप शिकायतकर्ता ही हमारे सब कुछ है। अगर आप हमें शिकायतें नहीं करेंगे तो हमें जानकारियां कैसे मिलेगी कहाँ गलत काम हो रहे हैं।
तो इस प्रकार की बातें भी निकल के आती हैं। अब वही देखना, जो धीमी कार्रवाइयां हुई हैं, क्या उसमें कहीं तेजी आएगी या इसी प्रकार से चलता रहेगा, या कोई इतना बड़ा दबाव पड़ गया कि ये सब लोग ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन कमल, जितने तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर अब विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि विभाग को ऐसे में चुप्पी साध ले, ये तो खैर देखा नहीं जा सकता। उसके बाद में जब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेने को तैयार है, क्या कुछ जवाब देने को तैयार है? मैंने कहा ना, जब शीर्ष अधिकारियों से कहो तो उनका कहना है कि वो अपने नीचे अधिकारियों को लगातार डांट फटकार भी करते हैं कि ये क्यों इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, क्या आप कर रहे हैं। वही नीचे अधिकारियों से बात करें, वो कहता है कार्रवाइयां कर रहे हैं, टाइम लगता है, और कई बार कहते हैं कुछ स्टाफ छुट्टी पे है, कोई इधर गया हुआ है, कोई उधर गया, मतलब कई तरह की बातें आती हैं, क्योंकि जून का महीना ऐसा होता है, बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं और लोग इस बार छुट्टियां भी ले लेते हैं इधर उधर जाने के लिए। तो जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।